Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic. It's digestion and absorption of fats. So let's start. तो सबसे पहले तो हमने ये रियलाइज़ करना है कि फैट की डाइजेशन के लिए थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है एज़ कंपैरिजन टू प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स. क्यों? क्योंकि फैट्स हाइड्रोफोबिक होती हैं. They are not soluble in water, as well as our bodies are in the hydrophilic state. ठीक है, तो वाटर मीडियम में होती हैं हमारी बॉडीज. ठीक है, तो क्योंकि फैट्स हाइड्रोफोबिक होती हैं तो जो उनके एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होता है. Because fats are hydrophobic, their digestion poses a specific problem in that the digestive enzymes like all proteins are hydrophilic and normally function in an aqueous environment. तो हमारी बॉडी का environment aqueous environment होता है. The dietary lipid targeted for digestion is emulsified by a very efficient process mediated mainly by bile salts. तो जो फिर प्रोसेस है हमारा वो है, उसमें तरीका ये होता है कि डाइटरी लिपिड को पहले इमल्सीफाई कराया जाता है. ठीक है, इमल्सीफाई का मतलब है कि वो एक्वस मीडियम में सॉल्युबल हो जाएं. ठीक है, तो वो जो एक फैट की पानी के अंदर एक सॉल्युबल स्टेट होती है उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं. और ये इमल्सिफिकेशन कैसे होती है? थ्रू बाइल सॉल्ट्स. अब इमल्सिफिकेशन से होता क्या है कि जो डाइटरी लिपिड है उसकी डाइजेशन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और होता इसलिए होता है क्योंकि एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो छोटे ग्लोब्यूल्स के जो है पूरी तरह हर सरफेस से आपका जो है एंजाइम्स आके एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करा सकते हैं. तो एज कंपैरिजन टू अ बिग ग्लोब्यूल, स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, जिससे आपकी डाइजेशन का प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है. अब लिपिड कंपोनेंट्स जो डाइट के हैं वो हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स. फॉस्फोलिपिड्स में जो हमें लिपिड कंपोनेंट मिल रहा होता है वो फॉस्फेटिडाइल क्योलिन मिल रहा होता है, और स्टीरोल्स में हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा होता है. जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं ये नॉर्मली हमारा सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है डाइट का. मतलब हमारा जो फूड में हम फैट ले रहे होते हैं वो एक्चुअली में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ही होता है. ठीक है, तकरीबन ऑन एवरेज हमें हमारी 150 ग्राम डेली हम फैट ले रहे होते हैं या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ले रहे होते हैं. इसके कंपैरिजन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा डाइट में 300 to 500 mg होना चाहिए, और वो रीच कर जाता है तकरीबन 600 mg तक. ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव लिपिड कंपोनेंट्स हो गए आपके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स. और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं एस्टरेजेस. एस्टरेजेस क्या करते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स और जो भी आपके लिपिड कंपोनेंट्स हैं उन जो आप वो बने होते हैं थ्रू एस्टर बॉन्ड्स. जैसे आपकी प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, वैसे फैट्स के बीच में एस्टर बॉन्ड्स होते हैं. तो जो एस्टरेजेस हैं ये इन एस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, तो एस्टरेजेस जो हैं वो कौन से हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स पे वर्क करने के लिए जो होते हैं उनको हम कहते हैं लाइपेज. फॉस्फोलिपिड्स पे जो वर्क करते हैं उनको हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेजेस. और कोलेस्ट्रॉल पे वर्क करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल के जितने भी एस्टर्स होते हैं उन पे काम करने के लिए होते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज. ठीक है, तो ये हमारे सारे एंजाइम्स हैं, लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज. फिर उसके बाद आपकी आती है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल डाइजेशन. अच्छा, फैट का जो डाइजेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा स्टमक से. ठीक है, स्टमक में होता है
सॉरी, माउथ से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इट्स एक्चुअली माउथ, ठीक है। तो ये माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और माउथ में होता है लिंगुअल लाइपेज, फिर उसके बाद स्टमक में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे चीफ सेल्स, और फिर डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्चुअली में ल्यूमन में हो रही होती है। ल्यूमन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, ठीक है। अच्छा, जो हमारे लाइपेजेस हैं उनकी स्टिमुलेशन, हमारे लाइपेजेस की सिक्रीशन उनकी कैसे स्टिमुलेट होती है, कैसे उनकी सिक्रीशन हो रही होती है, तो वो होती है थ्रू न्यूरल सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा, जब डाइटरी फैट हमारी डाइट में आती है, हमारी फैट हमारे फूड कंपोनेंट के अंदर होती है, हमारे काइम के अंदर होती है, तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही एक्टिवेट हो जाता है हमारे सिस्टम, और उसकी प्रेजेंस से ही हमारी लाइपेजेस सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे सकिंग, स्वॉल्विंग, ठीक है, तो उससे हमारी जो है लाइपेजेस की स्टिमुलेशन स्टिमुलेट होती है। अच्छा, अब गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो होते हैं, ठीक है, ये हमारी तकरीबन फैट की 10 से 30% डाइजेशन अकाउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे स्टमक में फैट की 10 से 30% डाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, लाइपेज एक्टिविटी, जैसे प्रोटीन के बारे में था कि प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में रुक जाती है, क्योंकि स्टमक में पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, बहुत ज़्यादा हाई पीएच होता है, तो वो प्रोटीन एंजाइम वहाँ पे काम नहीं कर सकता। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम फैट की डाइजेशन देखें तो वो स्टमक में भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, क्योंकि लाइपेजेस की जो स्टेबिलिटी, लाइपेजेस लो पीएच में भी स्टेबल होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में भी वो वर्क कर सकते हैं, इसलिए हमारे स्टमक में 10 से 30% तकरीबन डाइजेशन फैट की स्टमक में होती है। अच्छा, गैस्ट्रिक लाइपेज का एक और काम जो है वो ये है कि गैस्ट्रिक लाइपेज इटसेल्फ फैट ग्लोब्यूल्स, मिल्क में जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मिल्क में अगर हम बात करें तो मिल्क के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और इसको बाइल सॉल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाइल सॉल्ट्स का एक्चुअली में काम होता है ना कि बाइल सॉल्ट्स पहले फैट को इमल्सीफाई करते हैं, फिर उनके ऊपर लाइपेजेस आके काम करते हैं। लेकिन अगर हम देखें गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो उसका ये फंक्शन है कि मिल्क में जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो उसको खुद ही पेनिट्रेट कर लेता है बाइल सॉल्ट्स के बगैर, ठीक है, और वो खुद ही उसको जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर लेता है। तो ये फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स के अभी जो पेनक्रियाटिक फंक्शन है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इन्फेंट्स की किडनीज अभी, जैसे किडनीज हैं, ऐसे उस तरह के बाकी ऑर्गन्स भी इन्फेंट्स के प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते हैं। अच्छा, लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेजेस का काम क्या होता है, किस तरीके से एक्ट करते हैं? वो ट्राइसाइक्लिसरोल्स पे काम करते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली जो हमारे माउथ का और स्टमक का, माउथ और स्टमक में डाइजेशन क्या होती है, हमारे माउथ और स्टमक में फैट की जो है जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो उसको शॉर्ट और मीडियम चेन में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पे काम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज कहाँ करते हैं? SN3 पोजीशन पर। SN3 का मतलब है, अगर आपको याद हो तो फैटी एसिड में आपका जो है ग्लाइसरोल के साथ 3 कार्बन ग्लिसरॉल था और इन तीनों के साथ जो है आपके फैटी एसिड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड कार्बन पे आके एक्ट करता है, ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन करता है और फिर वो उसको 1,2 टायरसाइल ग्लिसरॉल्स बना देता है, ठीक है। ये रिलीज हो गया तो 1 और 2 पे
ग्लिसरॉल के ऊपर फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, तो ये इनको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो अब ये जो मैकेनिज्म है कि लिंगोलाइपेजेस जो हैं शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली ये मैकेनिज्म काम आता है इन्फेंट्स के अंदर। इन्फेंट्स की ज़्यादातर डाइट आपको पता है कि सिर्फ मिल्क होता है फॉर द फर्स्ट ईयर। तो उसमें क्या होता है कि जो मिल्क है, ह्यूमन मिल्क और इन्फेंट फार्मूलाज, उनमें जो फैट होता है वो एक्चुअल में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं होते, और उसमें जो फैट कंपोनेंट है उसके अंदर शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। वो इसलिए ताकि क्योंकि पेनक्रियाटिक फंक्शन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेबी की बॉडी जो है एफिशिएंटली उसको ब्रेक डाउन कर सकती है, क्योंकि लिंगोलाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज जो हैं शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और यही चीज़ जो है आपकी कमर्शियली अवेलेबल फार्मूलाज में भी होता है, ठीक है। उनके अंदर भी शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब आए फैट डाइजेशन इन स्टमक पर। फॉर डाइटरी फैट इन द स्टमक to be hydrolyzed by lingual and gastric lipases, some degree of emulsification must occur to expose a sufficient surface area of the substrate. अच्छा, अब क्या कहते हैं, ये आपको बात पता है कि जो आपकी फैट की डाइजेशन है उसमें जो आपकी इमल्सिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो होता है स्टमक के अंदर, ठीक है, सॉरी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो अब माउथ में तो ऐसे जितना टाइम ही नहीं मिलता। अगर स्टमक की बात करें जो कि 10 to 30% डाइजेशन कर रहा था फैट की, तो उसमें कुछ हद तक आपकी इमल्सिफिकेशन होनी चाहिए ताकि कोई सबस्ट्रेट सफिशिएंट एरिया मिले, कोई सबस्ट्रेट हो जिसके ऊपर एंजाइम के काम कर सके। तो वो इमल्सिफिकेशन जो थोड़ी बहुत होती है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन से हो जाती है। ये बात अभी हम डेवलप कर चुके हुए हैं कि अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं कि स्टमक के अंदर जो है 3 लेयर्स होती हैं, मसल्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और स्टमक जो है उसका काम होता है कि वो काइम को जो है चर्न करता है, ठीक है। और इस तरीके का काम है जैसे हमारे ब्लेंडर काम करता है, ठीक है। तो वो जो इतनी मिक्सिंग ऑफ फूड है जिससे फूड बिल्कुल चर्न होके एक सेमी लिक्विड सा काइम बन जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो है थ्रू मसल कंट्रैक्शन। अब जब मसल कंट्रैक्शंस होती हैं तो उससे जो है कुछ डिग्री ऑफ इमल्सिफिकेशन आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इमल्सिफायर्स जो स्टमक में होते हैं, ठीक है, या फिर ये कि जो काम कर सकते हैं वो होते हैं कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड पेप्टिक डाइजेस्ट्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे काइम के अंदर, जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो इटसेल्फ भी थोड़ा बहुत एज एन इमल्सिफायर एक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपरली लिपिड डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन हैवी होता है, ठीक है, तो सिर्फ 10 to 30% ही डाइजेशन होती है। तो क्योंकि बाकी अनडाइजेस्टेड लिपिड जो है वो स्टमक में होती है तो हैवी होती है, डेंस होती है, तो उससे क्या होता है कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो बहुत स्लोली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्टमक की जो है डिलेड एम्प्टिंग होती है, ठीक है। तो जो स्टमक एम्प्टी स्लोली होता है उससे क्या होता है, हमें हाई सेटाइटी वैल्यू मिलती है, ठीक है। इससे गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो भी एंड पे कम होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है आपको ये फीलिंग आती है कि पेट भर गया। सेटाइटी का मतलब है पेट भर जाना, सेटिस्फैक्शन होना, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग हमें आती है फैट की मौजूदगी से काइम के अंदर, ठीक है। फिर आप आए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
मोस्ट ट्राइसाइल ग्लिसरॉल डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 to 30% से स्टमक में हो रही होती है, माउथ में सिर्फ स्टार्ट होती है, और बाकी सारी की सारी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की हाइड्रोलिसिस और अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो इनकी हाइड्रोलिसिस के लिए जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, लेस एसिडिटी होनी चाहिए, लाइपेजेस होने चाहिए, अप्रोप्रिएट इमल्सिफाइंग एजेंट्स होने चाहिए जैसे कि बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्टिव सेल्स होने चाहिए जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर होते हैं जहाँ से वो एब्जॉर्ब हो सकें। और ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं पहले से, ठीक है। वहाँ पे लेस एसिडिटी होती है, लाइपेजेस होते हैं, बाइल सॉल्ट से इनकी इमल्सिफिकेशन होती है, और अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं। अच्छा, तो जो पार्शली हाइड्रोलाइज्ड लिपिड इमल्जन स्टमक में थी वो ड्यूडेनम में आ जाती है, ठीक है, और फिर जब ड्यूडेनम में आती है तो वो एज फाइन लिपिड ड्रॉपलेट्स होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके उनकी इफेक्टिव इमल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। वो इमल्सिफिकेशन कैसे होती है, एक तो मैं आपको पहले ही बहुत शुरू में डाइजेशन ऑप्शन में पढ़ा चुकी हुई हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सेगमेंटेशन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी वो होती है पेरिस्टालसिस होती है, ठीक है। तो एक तो इन मूवमेंट से भी आपकी इमल्सिफिकेशन होती है, और दूसरा बाइल कहाँ से आता है, हमारे गॉल ब्लैडर से आता है, ठीक है। और इन दोनों की प्रेजेंस से जो है हमारे जो लिपिड है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो बाइल है, बाइल कहाँ से आता है, बाइल आता है थ्रू गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, और आता कहाँ से, आपका आता है थ्रू लिवर, ठीक है। और फिर यहाँ जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर को कैसे पता चलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया है तो मुझे बाइल रिलीज कर देना चाहिए, ये गॉल ब्लैडर को बताता है हार्मोन कोलेसिस्टोकिनिन। कोलेसिस्टोकिनिन की स्टिमुलेशन से गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है, और फिर बाइल जो है लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करवाता है। बाइल सॉल्ट्स में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आपके, अच्छा, एक तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं और एक आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं। जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो आपके पेनक्रियाटिक लाइपेज के साथ ही आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेज आपका एंजाइम है जो कि वर्क करता है उसके ऊपर, फैट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपकी जो है इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से फैट की जो है एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज, बाइकार्बोनेट, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, ये सब के सब जो हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इमल्सिफाइंग एजेंट्स कैसे होते हैं, इनके अंदर एम्फीपैथिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एम्फीपैथिक प्रॉपर्टीज़ हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एम्फीपैथिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। एम्फीपैथिक कंपोनेंट्स पढ़े थे, वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। उनका जो एक एंड है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और उनका दूसरा एंड जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। और इस तरीके से ये जो फैट सॉल्युबल कंपोनेंट होता है वो इस तरीके से फैट को कवर कर लेता है, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल इसके अंदर होता है, और ये बाहर से जो है आपका, मतलब ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अंदर जो है सारा का सारा आपका फैट सॉल्युबल है कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि लिपिड आपका इसके अंदर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके से अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उनका जो बाहर वाली साइड होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका
जो लिपिड है आपका, जो ये बाइल सॉल्ट्स हैं, ये लिपिड को इस तरीके से करके इमल्सिफाई करवा देते हैं, ठीक है। तो उसको हम एम्फीपैथिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि उनके अंदर दोनों हाइड्रोफिलिक एंड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये इस तरीके से लिपिड ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज आके काम करता है। अब आप आ जाएं रोल ऑफ कोलिपेज पे। अच्छा, जो आपका कोलिपेज है, ठीक है, ये आप कह लें कि आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। और इसमें पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो काम कर रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिपेज, कैल्शियम आयंस और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। ये मिल के जो है फैट की आप कह लें इमल्सिफिकेशन करा रहे होते हैं और डाइजेशन करा रहे होते हैं। अच्छा, कोलिपेज कैसे बनता है? कोलिपेज बनता है बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है कोलिपेज का आप कह लें एस्टर है, प्रो कोलिपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रो कोलिपेज को एक्टिवेट कराता है, ठीक है। और फिर कोलिपेज जो है जाके पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिलकर काम करता है। जो कोलिपेज है उसके अंदर 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं और हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं। ये मिल के जो है लिपिड बाइंडिंग साइट का काम करते हैं, ठीक है। तो आता कहाँ से? ये आता है थ्रू ट्रिप्सिन। इसके अंदर अमीनो एसिड रेसिड्यूज और हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं। तो ये मिल के क्या करते हैं? ये लिपिड बाइंडिंग साइट्स बना देते हैं। वो जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं, ठीक है, वो जो है लिपिड के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कोलिपेज जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिलकर, ठीक है, काम करता है। कैसे? कि कोलिपेज एक एंकर या लिंकिंग पॉइंट बना देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है, जो इमल्सिफाई हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि आपका जो कोलिपेज है, ठीक है, वो साइट बनाता है, ठीक है। और फिर इस साइट के ऊपर जाके आपका जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिलकर जो है काम करते हैं, ठीक है। और जो ये आपका कंपोनेंट है ये है बाइल सॉल्ट स्टेबलाइज्ड माइसेल है ये, ठीक है। अच्छा, आगे आए आप। तो आपका जब पैनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइसाइलग्लिसरॉल पे एट लास्ट आके काम करता है, ठीक है, तो फिर ये क्या बनाता है? ये बनाता है डाइसाइलग्लिसरॉल, मोनोसाइलग्लिसरॉल्स एंड फ्री फैटी एसिड्स। ये बात याद रखिएगा कि कंप्लीट हाइड्रोलाइजेशन जो है ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स की बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट्स इसी तरीके के मिलते हैं, 2,3 एसाइलग्लिसरॉल्स, 2 मोनोएसाइलग्लिसरॉल, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको डाइसाइलग्लिसरॉल्स, मोनोसाइलग्लिसरॉल्स इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। फ्री फैटी एसिड या फ्री आपका जो है टोटली फ्री ग्लिसरॉल ऐसा नहीं होता, कम होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अभी तक जो आपकी डाइजेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं कि डाइजेशन कैसे हो रही थी। माउथ में लिंगुअल लाइपेज होता है, ठीक है। इसको प्रोड्यूस क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। माउथ में ट्राइग्लिसराइड की जो है बहुत कम डाइजेशन होती है, ठीक है। और हमें मिलता है ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स, लेकिन वेरी माइन्यूट, बहुत कम, ठीक है। ज़्यादातर हमें क्या मिल रहा होता है? ये आपका ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, 3 कार्बन्स और उनके साथ हर कार्बन के साथ फैटी एसिड अटैच्ड, ठीक है। तो जो लिंगुअल लाइपेज है वो कुछ फैटी एसिड्स यहाँ से रिलीज कर देते हैं, मतलब ये डाइसाइलग्लिसराइड बना देते हैं और यहाँ पे कुछ फैटी एसिड्स आपके क्लीव करते हैं। फिर स्टमक में जाके गैस्ट्रिक लाइपेज काम करता है, ठीक है। और एडिशनल आपको ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो कुछ फैटी एसिड्स यहाँ से रिलीज करता है, ठीक है, और हमें डाइग्लिसराइड्स मिलते हैं।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, तो यहाँ पे फेज 1 में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होती है सबसे पहले, ठीक है। बाइल एसिड्स आते हैं, अभी लाइपेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उनकी इमल्सिफिकेशन होती है और फिर ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और माइसिल्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे फेज में क्या होता है, फिर एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। फिर दूसरे फेज में आपके पैनक्रियाटिक लाइपेजेस आके काम करते हैं, और ये आते कहाँ से हैं, थ्रू पैनक्रियाज, ठीक है। और फिर हमें मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स मिलते हैं। अब दूसरे फेज में आके जो है आपका पहले वाला 1 और ये 3 पे आके जो है फैटी एसिड्स आपके टूटते हैं। ये बहुत कम होता है कि सेकंड कार्बन वाले पे के ऊपर भी फैटी एसिड्स को मतलब ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो हमें मोनोग्लिसराइड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब 2 आपके जो हैं ग्लिसराइड्स आपके जो हैं उनकी आपके लिए ब्रेक डाउन हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड डाइजेशन। तो अब यहाँ पे हमारी कोलेस्ट्रॉल और